वत्सल एंड बाबिल, आपकी फिल्म के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी। बाबिल, आपके पास तो मतलब जब कला आई या फिर उसकी बातचीत भी चल रही थी, उसके बाद भी ऑफर्स काफ़ी आए होंगे। नहीं नहीं है? नहीं ओके, देन व्हाई फ्राइडे नाइट प्लान? मैंने कला की, बहुत इंटेंस कैरेक्टर, इंटेंस रोल, और फिर मैंने एक सीरीज़ की रेलवे मैन यशराज के लिए, तो वो भी बड़ा इंटेंस। तो मुझे लगा कि इवन एज एन एक्टर और एज एक इंसान की तरह मुझे थोड़ा वो इंटेंस से ब्रेक चाहिए था, और मुझे भी लगा कि मैं ये इंटेंस करूँगा तो ऑडियंस के लिए ब्रेक, मेरे लिए ब्रेक, और वत्सल उसी वक्त आ गए। और फिर मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी और मैंने रीडिंग की, बस भाई फ्लो में चल गया मैं। वत्सल, आपके लिए मतलब क्या प्लान था कि एक स्कूल लेते हैं, वहाँ की स्टोरीज बनाते हैं, तो स्टार्ट कैसे होता है? क्या कुछ स्टार्ट से ही इस तरह की कहानी बनाने का प्लान था या फिर ये सडन थॉट आया? ऐसा तो मैंने नहीं कह सकता कि मेरा प्लान था कि मैं स्कूल की फिल्म बनाऊंगा। ऐसे बहुत फॉर्मली नहीं सोचा इस बारे में, लेकिन इतना एज एन इंस्पायरिंग फिल्म मेकर मैं सोच रहा था मैं किस किस्म की कहानी बता सकता हूँ, मैं क्या सीखा है मैंने ज़िंदगी में, किस विषय पर मेरी जानकारी है जो मैं ऑडियंस को कुछ नया दिखा सकूं, जो मैं ज़िंदगी में मैं जो कुछ भी सीखा उसके ऊपर। तो मेरी स्कूल के दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन रहे, बहुत मिस करता हूँ मैं उन्हें। और बहुत सी फिल्में भी हैं जो स्कूल के लाइफ पर बेस्ड हैं, जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू वॉच दिस मूवीज अ लॉट। वो टाइप की फिल्में जो आपको देखकर दिल को थोड़ा सुकून मिले, जो ज़िंदगी में कुछ सब ठीक है ऐसा लगे, सो ऐसे ख्याल आते आते ऐसे विचार आ गए कि क्यों ना इसी इमोशन को पकड़ कर आगे देखते हैं क्या बनता है स्टोरी, अगर कुछ फिल्म बनाने लायक निकले उसमें, और किस्मत ने साथ दिया तो बन गई फिल्म। कितना टाइम लगा ये फिल्म को कॉन्सेप्ट से लेके स्क्रिप्टिंग एंड शूटिंग पूरा करने में? तो हर फिल्म की अपनी जर्नी होती है, और फिल्मों की जर्नी काफ़ी लंबी होती है। इस पर्टिकुलर फिल्म पर मैंने सबसे पहले कुछ लिखा था पहले लॉकडाउन में, जो कि 2020 की बात है। तब मैं एक क्रिएटिव डेवलपर था एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए, तो बहुत टाइम से बात चल रही थी मेरे प्रोड्यूसर से कि कुछ शायद साथ में करेंगे काम। तो जब मैंने ये लिखी तब मैंने उनको दिखाई थी और उन्हें पसंद आई थी, और उनको लगा था कि नेटफ्लिक्स के साथ एक बनाते हैं, पार्टनर सही रहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ उनसे। तो बात हमने की, लाइक आई वाज लकी कि सब ऑन बोर्ड आ गए उस प्रोजेक्ट पर। मुझे स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला, और स्क्रिप्ट के लेवल पर भी लोगों को पसंद आई, तो बात आगे बढ़ी और बनते बनते अगले शुक्रवार को रिलीज़ है। जी हाँ बाबिल, चूँकि इसमें स्कूल की पूरी लाइफ दिखाई गई है, तो आप किस तरह के बच्चे रहे स्कूल के टाइम या फिर जब कॉलेज में भी? मैं एक्चुअली भाई एक पढ़ाकू या जो? नहीं, मैं एकेडमिक्स में हमेशा से अच्छा था, लेकिन मैं पढ़ाकू कभी नहीं था। मुझे एक स्कूल में भेजा गया था जिसका नाम है त्रिधा, वो एक रूडोल्फ स्टाइनर एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर आप बच्चे को एक होता है ना, अगर बच्चे को एक एज के पहले आप लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो, तो वो एक बक्से में बंद हो जाता है। तो रूडोल्फ स्टाइनर एजुकेशन सिस्टम का यही फिलॉसफी थी कि वो आप कैसे बच्चे को बक्से में बंद ना करें। तो हम सेकेंड ग्रेड तक हम पेड़ पे चढ़ रहे हैं, जामुन कारपेंट्री क्लास होती थी और फार्मिंग क्लास होती थी। अच्छा। पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं उसकी क्लास होती थी, बैलेंस की क्लास होती थी। तो ऐसी चीज़ें मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। तो जब तक मैं एक स्कूल में गया जहाँ IGCSE इसको क्या बोलेंगे, हाँ, जो स्टैंडर्ड बोर्ड सिस्टम होता है, मैं वैसे स्कूल में गया, तो तब तक मेरी थिंकिंग इतनी अलग हो गई थी बिकॉज ऑफ जहाँ से त्रिधा की वजह से।
तो मेरे को कभी पढ़ाई बोझ नहीं लगी, मुझे बस लगा कि टेक्स्ट बुक को रटना मेरा मुझसे नहीं होगा। तो वैसे मैं पढ़ाकू नहीं था, बट एकेडमिक्स में मैं अच्छा था। मतलब मैं समझता था, मैं टीचर को बाहर खींचता था, बोला ठीक है वो सब तो सिखाया, पर क्या मतलब क्या है। तो वो जब मतलब समझ आ जाता था तो फिर तो मतलब समझ आ गया तो फिर तो एग्जाम इजी हो जाता है ना। तो मार्क्स भी वैसे घर वालों marks अच्छे पेरेंट्स को आते वैसे ही थे। लाके दे देते थे, ये देखो हाँ। आपको जितना डिमांड था वो लाके दे हाँ दिया। मार्क्स तो अच्छे ही आते थे, मतलब कितना ही अच्छा, मतलब बोर्ड्स में 87 आए, आईबी और क्या में भी 90 आए। अभी कितना करूं भाई। बहुत यहाँ पे मतलब 10th एंड 12th मिला के उतने आ जाते हैं। तो जब इतना डिस्कस क्लास में होता था, कॉलेज में होता था, जाहिर सी बात है सेट पर भी कुछ उसी तरह का डिस्कशन होता होगा डायरेक्टर के साथ कि क्या मुझे स्क्रिप्ट के बाद, मैंने अभी आपकी जो सोशल मीडिया वाला जब चल रहा था तभी आपको देखा कि हमारा कुछ इस तरह का डिस्कशन, तो मुझे अच्छा लगा कम से कम वो वर्ड्स का जो मीनिंग है वो हाँ, चीज़ें हैं आप डिस्कस करते हो, जी, वो चीज़ें जी, हैं। बहुत तो ज़रूरी। डायरेक्टर्स के साथ ये सारा तालमेल कैसा? हाँ हाँ हम वत्सल के साथ एक बहुत स्पेशल बॉन्ड था। वो सिर्फ फिल्म के बारे में नहीं था और स्टोरी के बारे में नहीं था, बट इन जनरल एक होता है ना भाई कि आप एक तो आप डिस्कशन करते हो वैलिडेशन के लिए कि दिखाने के लिए देखो मुझे कितना पता है, और एक ट्रूथफुल डिस्कशन होता है एक्सप्लोरेशन के लिए। जो ट्रूथफुल डिस्कशन होता है एक्सप्लोरेशन के लिए, जो आप सेट का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, वो करने में मुझे बड़ा मजा आता है। बट जब आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो देखो मुझे सिनेमा के बारे में कितना पता है, वो उससे मुझे बहुत, क्योंकि ऐसे दिखता है लोग करते हैं तो उससे मुझे बहुत चिढ़ मचती है। पर हाँ, ट्रूथफुल डिस्कशंस अबाउट सिनेमा एंड आर्ट, और आपका जो काम है, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो किरदार है और आपका जो रोल है, उसके बारे में डिस्कशन में तो बहुत मज़ा आता है। पर दिक्कत यह है क्योंकि मैं अभी इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर हूँ, मेरे को वो डिस्कशंस को इम्प्लीमेंट करने में प्रेशर आ जाता है। डिस्कशन करने में तो बड़ा मज़ा आता है, फिर उसको अभी इम्प्लीमेंट करना तो फिर इम्प्लीमेंट, हाँ अभी बात तो हो गई, पर अभी शॉर्ट तैयार है, अगले 5 मिनट में रात निकालो और 100 लोग तुम्हें देखेंगे और 20,000 वॉट की लाइट तुम्हारे साथ चमकेगी। हाँ, लेकिन एक ड्राइव भी फील होती है कि जिन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, आपके दिमाग में होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है, क्योंकि इंटेलेक्चुअली मैंने समझ लिया, स्पिरिचुअली मैंने समझ लिया, इमोशनली मैंने समझ लिया, अब इसके एक्सप्रेशन पे काम करना है और मेरे क्राफ्ट के थ्रू इसके एक्सप्रेशन पे काम करना है। तो उसका एक ड्राइव हमेशा रहता है। जी पाविल, नेक्स्ट मंथ जो है वो वर्ल्ड हिंदी डे है, विश्व हिंदी दिवस। एंड अगर हिंदी के सबसे अच्छे कलाकारों में आपके डैड भी गिने जाते थे, उनको हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ थी, और अभी देख रहा था शायद आपकी भी हिंदी में, मुझे उतना आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है तो शायद आपकी भी हिंदी में काफ़ी अच्छी पकड़ है। अच्छा, अगर मतलब अगर मॉडर्न ये नई जनरेशन के एक्टर्स की बात करें, नॉर्मली एक होता है ना कि स्क्रिप्ट की बात जब करते हैं तो नॉर्मली इंग्लिश में लिखी रोमन स्क्रिप्ट प्रेफर करते हैं। आप किस तरह की स्क्रिप्ट प्रेफर करते हैं? और अगर देखो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये वेस्टर्नाइज ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन ये हम सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, जबकि और हिंदी को एक नीचे दर्जे से देखा जाता है, जो बहुत ही एक शॉकिंग बात है। तो हमने क्योंकि बचपन से इंग्लिश पढ़ना सीखा है, अगर मुझे फटफट पढ़ना है तो मैं इंग्लिश रोमन में पढ़ लेता हूँ, पर जब डायलॉग्स पढ़ने होते हैं हिंदी के तो मैं प्रेफर करता हूँ कि देवनागरी में पढूं, क्योंकि उसका जो लहजा होता है उसमें बेटर समझ आता है। तो डबल स्क्रिप्ट की मांग होती है हिंदी एक हाँ, पर इसके लिए नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत ही मिक्स्ड, हाँ काफ़ी बोली भाषा है जो शहरों वाली, सो यू नो जो अक्सर इंग्लिश वर्ड आ जाता है अपने वोकैबुलरी में, तो जैसे कि अभी हुआ सो तो उसी भाषा की फिल्म है ये। तो वहाँ पर ये बात आपकी बहुत ही वैलिड है कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी कलाकारों की मांग होती है कि स्क्रिप्ट एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आई जाए हमारे पास, और वो कलाकार से कलाकार के अंतर की बात है। जी, जैसे मैंने अभी इसके पहले जो मैंने रेलवे मैन की थी उसमें मैंने दोनों मंगाई थी, क्योंकि रोमन में मैंने पढ़ ली फटफट, मुझे स्टोरी समझ आ गई, अब मैं आराम से बैठ के उसका लहजा समझ सकता हूँ, क्योंकि ओ और ऊ की ये सब
बहुत हमारी हिंदी की बोली है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो रोमन उसको पूरी तरह आपको उसका लहजा नहीं समझा पाता, आप प्रोनाउंसिएशन नहीं समझा पाता। तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है डायलॉग्स देवनागरी में। तो ये अच्छी हिंदी की पकड़ का जो क्रेडिट है किसको देना चाहेंगे, कहाँ से? हिंदी की पकड़ अच्छी नहीं है मम्मा, अभी जब ये आपने इंटरव्यू जब आपने देखेंगी ओ ना। और ओ की बताई ना तभी मतलब फिर भी उतना अगर आज के मतलब ये जो जेंजी है या फिर आज की जो पीढ़ी जी, वाली जी। एक्टर्स हैं उनमें वो ये सब बहुत कम आपको देखने को कुछ मिलता बताऊं, हम्म। मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया था जहाँ मुझे शबाना आज़मी जी मिली थी, और उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही थी। उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारी ज़बान साफ़ है, और मैं एम्बैरेस होकर मैंने कहा कि देखो एम्बैरेस का वर्ड मुझे आना चाहिए, होता है वो होती है साफ़ हिंदी, पर मैंने बड़ी एम्बैरेस होकर मैंने कहा नहीं, और उन्होंने कहा इट्स अनएक्सेप्टेबल एज एन एक्टर, इट्स अनएक्सेप्टेबल। और तब से थोड़ा मैंने प्रैक्टिस किया है, इसलिए थोड़ी साफ़ हो गई है, पर दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल जो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं इंडिया में रहता हूँ, हिंदी पिक्चरों में काम करता हूँ एंड आई एम एन एक्टर, इससे बहुत ज़्यादा साफ होनी चाहिए मेरी हिंदी, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्रेडिट की बात कर रहे थे, किसे दे रहे? हाँ, मैं शबाना जी को नहीं, बाबा मम्मा दोनों को ऑफ कोर्स, और शबाना जी को मेरे को जगह नहीं। जी। अब मैं आपकी इंस्टा पोस्ट देख रहा था तो काफी बॉडी बॉडी बना रहे हैं, नहीं, तो वो वहाँ कहाँ पे थोड़ा सा कट्स वट्स दिख रहे थे जो लेटेस्ट फोटो पोस्ट की, तो क्या कुछ एक्शन वगैरह की करने की तैयारी है या उसके लिए भी वो तो वक्त ही बताएगा मेरे भाई। बट मन में क्या है? हाँ ज़रूर ज़रूर, और एक हो गया ना, कर लिया स्किनी, मैंने ये शरीर को एक्सप्लोर कर लिया मैंने, और किरदार भी ऐसे प्ले कर लिया जिसमें मैंने इस शरीर को एक्सप्लोर कर लिया। तो अब नए कैरेक्टर्स के लिए मुझे कुछ नया करना है, तो मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ बस। जी 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 जी, और कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा नहीं अभी, सस्पेंस में आपको रखूंगा जब तक वक्त नहीं आ जाता मेरे भाई। जी। जैसा कि आपने स्टार्ट में जैसा मैंने पूछा कि ऑफर तो कई आ रहे होंगे, आपने कहा नहीं ऑफर नहीं आ रहे ऑफर, मतलब अभी टाइम आ भी रहे हैं, कुछ तो है। देखिए, ऑफर्स आते हैं, बट ऑफर सबको आते हैं, पर वो उन फिल्मों से मेरी कला पे कोई एवोल्यूशन नहीं आएगा। तो जिन फिल्मों में मुझे काम करना है उन फिल्मों के ऑफर्स नहीं आते, उन फिल्मों के लिए मुझे, और जिन डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करना है, थैंकफुली मुझे वत्सल, शिव रावल, अन्विता दत्त, इनके साथ काम करने को ऑलरेडी मिल गया। बट और जो मेरे एम्बिशंस है, जिन डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करना है, उनके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ता है, और मैं अभी तक तो रिजेक्ट ही हो रहा हूँ। और वो क्या होता है ना, वो हमेशा होता है, मैं पूछता हूँ क्या चूक कहाँ, मैं गुरूर से नहीं, बस कि प्लीज़ बताओ ताकि मैं आई कैन ग्रो एज एन एक्टर, तो आप मुझे समझाओ मैं कहाँ गलत हो गया। तो वो कहते हैं कि मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था, एक फिल्म की डेस्टिनी होती है अपनी, और आर्ट की डेस्टिनी होती है, और अगर आप उस डेस्टिनी का पार्ट नहीं हो तो आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, आप नहीं हो उस डेस्टिनी का पार्ट, है ना। तो वो जब होगा होगा। जी। जूही जी के साथ आपने इसमें काम, बस हाँ, जूही जी के साथ काम किया जी। तो उनके साथ जाहिर सी बात है पहले भी कभी मिले होंगे, जी। तो मिले? नहीं यार, ये मैं बहुत first छोटा time- था, ये first time था set मैं पे? बहुत छोटा था। अच्छा, तो जहाँ बड़े होने के बाद यहाँ सेट पे पहली बार मिले जी, थे, जी। तो कैसे रही आइस ब्रेकिंग, क्या कुछ बातचीत होती थी, अब पुरानी फिल्मों के बारे में, आगे की फिल्मों के बारे में क्या कुछ बातचीत होती थी, कन्वर्सेशन क्या होता था सेट पे जब आप बताओ। ये आपका कैसा था फर्स्ट इंटरेक्शन जूही जी के साथ? उनके साथ तो मेरे सारे इंटरेक्शंस बहुत ही बेहतरीन, बहुत दिल को छूने वाले रहे हैं, बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लेडी। वो उनके आसपास होने से दिल को सुकून मिलता है, सब मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और हमारे सेट पर भी ऐसा ही हुआ। उनका हालांकि रोल इतना बड़ा नहीं है, और उनके काम के दिन भी कम थे, लेकिन जब भी हमारे साथ ही मज़ा आ रहा था। और उनके एक होने का एक प्रेजेंस था, वो जब वो सेट पर आती है तो एक रिस्पेक्ट आ जाता है कि जितने सालों से मैं जिंदा हूँ उतने सालों से वो अभिनेत्री रह चुकी है। शी इज़ बीन एट द टॉप ऑफ द गेम फॉर सो मेनी इयर्स। तो एक और रिस्पेक्ट एक कलाकार की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तो उस रिस्पेक्ट को उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया विद
टू यंगर मच मोर inexperienced बॉयज़, बाबिल और अमृत, उस वो देखकर बहुत बहुत खुशी हुई। बाबिल आपके लिए क्या रहा? वो जब आप मिले कभी जूही जी से? एक दफा मिले, बट वो फोन पे मिला नहीं, वो मिले टेलीफोन नहीं है हाँ, ना। हाँ, वो टेलीफोन। जब कमरे में आती है ना तो उनके सर के चारों ओर यहाँ लाइट होती है हवा में सच में, इसको इंग्लिश में हेलो बोलते हैं। और आपको पता है कि कोई एंजल आया है और उनके आसपास रहने से आपको लगता है कि आप ज़मीन को छोड़ चुके हैं और अब आप उड़ रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है। तो उनके साथ आइस ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप देखो क्या कर रही हैं। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे हुई थी? जब क्योंकि मैं जब शो भी देख रहा, शो में भी काफी अच्छी बातचीत है। जी, शो में, ट्रेलर में, नहीं मैंने फिल्म फिल्म में हाँ बातचीत है। हाँ वो तो एक्टिंग कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन बात स्टार्ट कैसे होती है? मतलब थोड़ी बहुत डायरेक्टर कन्वर्सेशन बोलता क्या है होती थी? नहीं, वो बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है, इजी गोइंग इंसान है। और उनसे इतना मुश्किल नहीं है बात करना, जबकि लगता है जब आप उनको देखते हो कि यार मैं कैसे बात करूंगा इनसे, तो क्योंकि वो जिस ग्रेस से चलती हैं, जिस तरह अपने आप को कैरी करती हैं, वो बहुत ही आप ऑस्ट्रक हो जाते हो। तो आपको लगता है मैं कैसे बात करूंगा, पर वो खुद ही आके बात कर लेती हैं, आइस ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो इसलिए तो है ना जूही चावला। वो क्या बोलूँ और सॉरी, आप मुझे ऐसे देखे जैसे कुछ बहुत बोलूँ। अरे मैं जानता हूँ क्या, मैं वही ना, अब क्या क्या आप इंसिनुएट कर रहे हैं, बताइए। नहीं, आपने जो बोला सही। ठीक है, एक क्लास करते हैं। टाइम ही नहीं है। मजा आ रहा है ना, है ना, मजा भी आ रहा है। चलो ठीक